हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। इसमें मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि राजस्व का आधुनिक सिद्धांत। राजस्व का सिद्धांत से आशय उस मूलभूत नियम से है जिसके द्वारा राज्य की वित्तीय नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस आधारभूत नियम को ही अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत अथवा अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहा जाता है। आधुनिक काल में राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय प्रोफेसर पीगू, डाल्टन, मसग्रेव तथा भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर भार्गव को है। सर्वप्रथम प्रोफेसर पीगू ने न्यूनतम कुल त्याग लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ए स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस में किया है, जिसके अनुसार करारोपण के फलस्वरूप समाज को जो त्याग करना पड़ता है वह न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम त्याग की विचारधारा को डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से सिद्धांतबद्ध किया। प्रोफेसर पीगू ने अपनी पुस्तक में आगे चलकर अपने पहले सिद्धांत को अधिकतम कुल कल्याण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर कहा। प्रोफेसर आर.एन. भार्गव ने इस सिद्धांत को लोकवित्त या राजस्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहा है। आधुनिक युग में राजस्व की समस्त क्रियाओं का संचालन इसी सिद्धांत के द्वारा होता है। आजकल अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना ही सरकार का उद्देश्य हो गया है। आज विश्व का कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ वित्तीय क्रियाओं का नियमन अधिकतम सामाजिक कल्याण पर आधारित नहीं है। डाल्टन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सुनिए। The best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operation which it conducts। मतलब डॉक्टर डाल्टन के अनुसार राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। सिद्धांत के प्रतिपादक को उनका मत है कि यदि सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत के अनुसार आय प्राप्त करती है तथा इसी सिद्धांत के अनुसार इस आय को व्यय करती है, तब समाज का अधिकतम कल्याण हो सकेगा। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत की व्याख्या। सार्वजनिक व्यय व आय की सीमा। डॉक्टर डाल्टन ने इस सिद्धांत की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की है। राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष कर से होने वाले असंतोष के बराबर ना हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। प्रत्येक सरकार अनेक प्रकार से आय प्राप्त करती है, जैसे
कर, ऋण आदि। जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है यानी कि टैक्स, तो समाज पर भार पड़ता है और जिसके फलस्वरूप अनुपयोगिता उत्पन्न होती है। कर प्राप्त करके सरकार अनेक सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करती है, जिसके फलस्वरूप समाज को लाभ प्राप्त होता है, अर्थात उपयोगिता प्राप्त होती है। सरकार इन दोनों का समायोजन इस प्रकार करने का प्रयत्न करती है कि समाज को मिलने वाली उपयोगिता उसको होने वाली अनुपयोगिता से कम ना हो। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताता है कि सामाजिक वास्तविक लाभ तब अधिकतम होगा जबकि कर की सीमांत अनुपयोगिता उसके व्यय की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। आगे देखिए, अगला टॉपिक है आज हमारा मीनिंग ऑफ पब्लिक बजट, यानी कि लोक बजट का अर्थ। सुनिए पहले इसके बारे में। वर्तमान शताब्दी में राज्य का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया है कि सभी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्य द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। समाज भी राज्य से यह अपेक्षा करता है कि सामाजिक सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण एवं धन के समान वितरण का कार्य भी राज्य ही करे। आर्थिक प्रशासन में राज्य की भूमिका बढ़ गई है और सामान्य कल्याण कार्यों में राज्य का महत्व बढ़ गया है। निजी क्षेत्र के दोषों के कारण ही सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। सरकारी कार्य बिना वित्त के संभव नहीं हैं। इसी कारण वित्त को प्रशासनिक यंत्र का एक आवश्यक अंग माना गया है। वित्त प्रशासन 3 कड़ियों से बंधे हुए हैं। प्रशासन के अधिकांश कार्यों का आधार धन है। लोकहित योजनाओं के लिए धन आवश्यक है। वित्तीय प्रशासन से संबंधित प्रशासकीय कार्य धन द्वारा ही संभव हो पाते हैं। बजट उन कागजों को कहा जाने लगा जिसमें वर्ष के वित्तीय प्रस्ताव रहते हैं। सामान्य अर्थ में बजटिंग सरकारी कागजों को ध्वनित करता है। अनेक देशों की राजकीय भाषाओं में बजट के कुछ और भी अर्थ किए जाते हैं, जो आय व्यय के अनुमान प्रस्ताव के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हों, वह भी बजट कहलाता है और उसके द्वारा स्वीकृत लेखे को भी बजट ही कहते हैं। भारत में बजट का अर्थ केवल अनुमानित आय व्यय लेखा है। इंग्लैंड में बजट प्रायः अनुमानित कर आय ही होता है। अमेरिका में इसका व्यापक अर्थ में प्रस्ताव से लेकर कार्यान्वित होने एवं परीक्षित होने तक लिया जाता है। अब लोक बजट का अर्थ के बारे में सुनिए। लोक बजट सरकार की सर्ववित्तीय योजना है जिसमें बजट अवधि की प्रत्याशित आय एवं प्रस्तावित व्यय का अनुमान एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। बजट का अर्थ व्यय करने के बाद नहीं परंतु पूर्व ही चिंता करना है। आज बजट लोक अर्थव्यवस्था की धुरी सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मुख्य माध्यम होता है। सरकार वित्तीय नियंत्रण व रिकॉर्डों के लिए बजटों का उपयोग करती है। किसी दिए हुए वर्ष
हेतु बजट आयोजित व्यय व प्राप्ति को दर्शाता है जो सरकार के व्यय तथा कर से प्राप्त होते हैं। बजट में विशेष कार्यक्रम एवं करों के स्रोत आदि रहते हैं। लोक बजट देश का चिट्ठा नहीं है बल्कि इसमें आगामी वर्ष का सरकार की आय तथा व्यय का ब्यौरा रहता है तथा गत वर्ष की उपलब्धि का वर्णन होता है। पूर्व में बजट अनुमानित सरकारी आय एवं व्यय का कथन मात्र था, परंतु आधुनिक समय में यह सरकारी आर्थिक नीति सरकार के आर्थिक दर्शन तथा सामाजिक कल्याण का आईना एवं माध्यम है। बजट में प्रायः निम्नलिखित अनुमान सम्मिलित किए जाते हैं। फर्स्ट है आगामी वर्ष के बजट में कर राजस्व, गैर कर राजस्व, लोक व्यय तथा लोक ऋण का अनुमान। सेकंड है गत वर्ष के कर राजस्व, गैर कर राजस्व, व्यय व लोक ऋण के वास्तविक आंकड़े दिए रहते हैं। थर्ड है चालू वित्तीय वर्ष का संशोधित राजस्व अनुमान, संशोधित व्यय अनुमान तथा राष्ट्रीय ऋण की संरचना में परिवर्तन। फोर्थ है आगामी वर्ष के अनुमानित व्यय के वित्त पोषण हेतु नवीन करों तथा विद्यमान करों में परिवर्तन के प्रस्ताव। एक वर्ष के आधार पर ही बजट का निर्माण होता है। भारत, इंग्लैंड व अन्य राज्य संघीय देशों में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्वीडन आदि में यह काल 1 जुलाई से 30 जून तक तथा फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों में यह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।